गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोहन साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोल विद्रोह के बारे में, जो CBCS यूजी सेमेस्टर 5 के अंतर्गत CC 12 के झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत एक चैप्टर है। इस वीडियो में हम कोल विद्रोह के कारण और उसके परिणाम पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से कोल विद्रोह के कारण या उसके परिणाम के बारे में परिणाम संबंधित सवाल आएंगे। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में कोल विद्रोह के विभिन्न पक्षों को विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे, उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1757 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया और 1764 ईस्वी में इन्होंने बंगाल पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1765 ईस्वी को ही मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। दीवानी अर्थात राजस्व प्रशासन, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को इन क्षेत्रों से लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही झारखंड का प्रदेश, जो तत्कालीन समय में बिहार का संयुक्त प्रदेश के रूप में बिहार से संयुक्त था, इस प्रभाव के अधीन आ गया और अब अंग्रेज झारखंड के शासकों एवं जमींदारों से लगान वसूल करने की बात सोचने लगे। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना है कि झारखंड के शासक एवं जमींदारों ने कभी भी किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इससे पूर्व उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उनसे संघर्ष किया और सैनिक कार्रवाई होने पर ही वे राजस्व देने के लिए बाध्य हुए। अन्यथा वे साधारण रूप से स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और स्वतंत्र रूप से शासन करना पसंद करते थे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने झारखंड पर अधिकार करने का प्रयास किया और वो विभिन्न तरह के उपायों को अपनाते हुए एक प्रकार से झारखंड पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे। परंतु उनके इस कार्य से यहाँ के स्थानीय निवासियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वे विदेशियों के प्रभाव को अपने एकांत व्यवस्था पर एक चोट समझते थे। अंग्रेजों ने यहाँ के संस्कृति पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण झारखंड के आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। इसमें सबसे प्रमुख हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह, जिसने सर्वप्रथम संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि वे तत्कालीन शासन व्यवस्था में परिवर्तन करें। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कोल विद्रोह के कारण। यहाँ कोल विद्रोह के कारण को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम मौलिक कारण, दूसरा तत्कालिक कारण। मौलिक कारण अर्थात वे कारण जो लंबे समय तक विद्रोह का कारण बने हुए थे या असंतोष का कारण बने हुए थे, और तत्कालिक कारण वैसे कारण जिन्होंने घटना को प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान किया। तो मौलिक कारण में छोटा नागपुर पर
छोटा नागपुर पर अंग्रेजों के अधिकार का प्रयास। दूसरा, राजाओं का असंतोष। तीसरा, जमींदारों का आक्रोश। चौथा, किसानों की जमीन पर बलात् अधिकार। पांचवा, जमींदारों का अत्याचार। बाहरी लोगों की शोषण प्रवृत्ति। छठा, सातवां, न्याय की धीमी प्रक्रिया। आठवां, पच्चुई नामक कर। नौवां, शासकों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार। 10वां, छोटे अधिकारियों का अत्याचार। 11वां, अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा 12वां, बाहरी लोगों एवं छोटे पुलिस अधिकारियों का अत्याचारपूर्ण व्यवहार। तो ये 12 कारण थे जिन्होंने कोल विद्रोह को होने के लिए वातावरण का निर्माण किया। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं छोटा नागपुर पर अधिकार के प्रयास। किसी भी प्रकार से अंग्रेजों ने छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं थी। प्रारंभ से ही वहाँ विद्रोह की स्थिति बनी हुई थी। ब्रिटिश सरकार विभिन्न तरीके अपनाकर इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास कर रही थी, जिसके कारण स्थानीय निवासियों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। राजाओं का असंतोष। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम स्थानीय शासकों या नागवंशी शासकों के अधिकारों में कटौती करनी प्रारंभ कर दी। 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नागवंशी शासकों को पुलिस अधिकार प्रदान किया था। उन्हें यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वे अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखें, परंतु बिना किसी उचित कारण के 1826 ईस्वी में इस अधिकार को छीन लिया गया और इसके स्थान पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे पुलिस अधिकार सौंपा गया और शासकों को यह आदेश दिया गया कि वे इन अधिकारियों की खर्च को उठाएं। इसी प्रकार 1828 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नागवंशी शासक से राजस्व वसूली का अधिकार भी छीनकर ठेकेदार को दे दिया और शासकों को राजस्व वसूली में सहयोग करने एवं संलग्न अधिकारियों के व्यय उठाने के लिए बाध्य किया। ब्रिटिश सरकार ने इसके अतिरिक्त नागवंशी शासकों के उन अधिकारों को भी समाप्त करने का प्रयास किया जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्रों पर अपनी प्रजा पर प्रभाव स्थापित कर सकते थे। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार छोटा नागपुर के शासकों के अधिकारों को धीरे धीरे सीमित करना चाहती थी और इन क्षेत्रों पे अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण नागवंशी शासक ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट हो गए और वे विद्रोह के लिए अंग्रेजों को यहाँ से निष्कासित करने के लिए प्रयासरत हो गए। तीसरा कारण, जमींदारों का आक्रोश। जिस तरह ब्रिटिश सरकार ने राजाओं के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, उसी प्रकार उन्होंने जमींदारों के साथ भी किया। राजस्व संबंधी नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने किसानों के साथ सीधे संबंध स्थापित किए और राजस्व वसूली का कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया। ब्रिटिश राजस्व नीति इस प्रकार की थी कि उन्होंने एक निश्चित दर लगान वसूली के लिए निर्धारित की और जो जमींदार इस निश्चित रकम को दे पाने में असफल होता, उसकी जमींदारी को छीन ली जाती थी। इस कारण कई प्रतिष्ठित परिवार कमजोर होने लगे। राजस्व अधिकारियों के व्यवहार ने भी उन्हें आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। इस कारण जमींदारों में भी ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। इसी राजस्व नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जमीन को बलात् छीनने का प्रयास किया। उन्होंने बकाया मालगुजारी के नाम पर उनकी जमीन पर अधिकार करने का प्रयास किया। साथ ही राजस्व अधिकारी के धोखाधड़ी, शोषण दृष्टिकोण और राजस्व नियमों की संकुलता ने
किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, जो एक असंतोष का कारण बना। इसके पश्चात आता है जमींदारों का अत्याचार। ब्रिटिश सरकार की नीति से दबे हुए किसानों के ऊपर जमींदारों का अत्याचार भी काफ़ी पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों में छोटा नागपुर में कई ऐसे जमींदार थे जो भाड़े के गुंडे रखकर या अपने सहायकों के द्वारा स्थानीय निवासी या आदिवासियों को परेशान किया करते थे। वे उन्हें विभिन्न तरह का आसवाब या कर देने के लिए बाध्य करते थे। जमींदारों को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो इसके लिए आदिवासियों पर दबाव बनाते कि वे इसे पूरा करें। जैसे यहाँ घोड़ों, पालकी, गवैयों, गायों, पान आदि जरूरत पड़ने पर भी किसानों पर दबाव बनाते थे। इसके अतिरिक्त यदि जमींदार के यहाँ कोई मर जाता था तो आदिवासी को सारा खर्च उठाना पड़ता था। लगान वसूली की रसीद भी नहीं दी जाती थी और लूट और दंड तथा उत्पीड़न की प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कि आदिवासी गांव छोड़कर भाग नहीं जाता था। किसानों पर होने वाले इस अत्याचार के कारण कई गांव वीरान हो गए, उजड़ गए। सरकार भी इस अत्याचार को रोकने में असफल रही। उसके बाद बाहरी लोगों की शोषण प्रवृत्ति। 17वीं सदी के समय में ही झारखंड के क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था, परंतु अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कई ऐसे बाहरी लोगों का प्रवेश झारखंड हुआ जो शोषणवादी प्रवृत्ति के थे और जिनका मकसद या उद्देश्य यहाँ के जमीन पर अधिकार स्थापित करना था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्थानीय अमला 100% बंगाली बिहारी थे जो यहाँ की संस्कृति को नहीं समझते थे। इस कारण आदिवासी उन्हें बाहरी समझते थे और यहीं से द्विगु अवधारणा की शुरुआत हुई। बंगाली बिहारी अधिकारियों की शोषण प्रवृत्ति ने ही आदिवासियों को ब्रिटिश विरोधी बना दिया। 7वां जो हमारा कारण है वह न्याय की धीमी प्रक्रिया। तत्कालीन परिस्थितियों में आदिवासी के लिए न्याय पाना संभव नहीं था। प्रशासकीय अधिकारी इतने ताकतवर थे कि वे अपने धन के बल पर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते थे और आदिवासी न्याय पाने में असफल हो जाता था। पच्चुई नामक कर, ये 7वां कारण। पच्चुई नामक कर यहाँ देख सकते हैं 1824 ईस्वी में छोटा नागपुर में आबकारी करों के साथ हड़िया पर पच्चुई कर नामक लगाया गया जिसका आदिवासियों द्वारा सख्त विरोध किया गया। आइए जैसे जानते हैं कि ये झारखंड की सांस्कृतिक परिवेश का एक हिस्सा रही है जिस पर कभी भी वहाँ के शासकों ने हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु अंग्रेजों ने हड़िया पर कर लगाकर आदिवासियों की सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुंचाया। क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी इन करों के नाम पर आदिवासियों के घरों में प्रवेश करने लगे, उनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, जिस कारण आदिवासियों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। यद्यपि 1826 ईस्वी में इस कर को समाप्त कर दिया गया था, परंतु जो असंतोष की भावना आदिवासी जनमानस में उत्पन्न हो चुकी थी वह समाप्त नहीं हुई थी। नौवां कारण हम लोग देखते हैं यहाँ शासकों की उपेक्षापूर्ण व्यवहार। यहाँ पे जो कारण दिए गए हैं इससे समझा जा सकता है कि तत्कालीन शासक आदिवासियों के प्रताड़ना से, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार से पूर्णतः उपेक्षित थे। वे अपने ही दुनिया में मग्न रहते थे। छोटे बड़े कई राजा हिंदू बन चुके थे, वे अपने पैसे से अलग हो चुके थे। नागवंशी शासकों ने कई बाहरी लोगों को प्रशासन में स्थान दिया था जो प्रशासनिक गतिविधियों में कम भाग लेते थे और आदिवासियों को प्रताड़ित करने का अधिक कार्य करते थे। दरबारी आमोद प्रमोद में निमग्न रहने के कारण शासक अपने प्रजा से पूर्ण रूप से कट चुका था और उसके स्थिति से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। कोई प्रकार का सरोकार नहीं था। इस कारण जनता
क्षुब्ध हुई और वो विद्रोह के लिए अवसर की तलाश करने लगी। साथ ही इसमें छोटे अधिकारी भी के अत्याचार भी कारण में शामिल होते हैं। छोटे अधिकारी जैसे चपरासी, तहसीलदार, महाराज के अन्य अधीनस्थ सेवक, ये अपने लाभ के लिए आदिवासियों पर अत्याचार करने लगे। वे बलि चढ़ाने के लिए बकरा, भैंस लेते थे। साथ ही वे घूसखोर भी थे। खराब मौसम के कारण ब्रिटिश सरकार इस संबंध में विशेष कुछ नहीं कर सकी और आदिवासियों का उत्पीड़न अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा। इसके बाद चौथा 11वां कारण है अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति। इस समय ब्रिटिश सरकार ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति इस क्षेत्र में की जो तत्कालीन परिस्थितियों को समझने में असफल रहे और वे आदिवासियों के मध्य उत्पन्न होने वाले असंतोष की भावना को दबा पाने में असफल रहे। ऐसे अधिकारियों में नथायन स्मिथ का नाम लिया जा सकता है, जिसने इस क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आबकारी कर वसूली के असंतुष्ट तरीके ने आदिवासियों के बीच असंतोष को अधिक बढ़ाया। इसी तरह कदबट नामक अधिकारी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। उसने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए गैर आदिवासियों को नियुक्त किया, जिसका आदिवासी एवं स्वयं महाराज ने विरोध किया, जिसकी उसने पूर्ण रूप से उपेक्षा की। साथ ही रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर आदिवासियों तथा जमींदारी डाक चलाकर उसने महाराजा और जमींदारों को नाराज कर दिया। यानी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए गए जो प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर नहीं थे, सांस्कृतिक स्वरूप को नहीं पहचानते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति ने ब्रिटिश सरकार के लिए नई समस्या को आमंत्रित किया। कोल विद्रोह का सबसे तत्कालिक कारण था, ज्वलंत कारण था, वह बाहरी लोगों एवं छोटे पुलिस अधिकारियों के द्वारा अत्याचारपूर्ण व्यवहार। यहाँ देख सकते हैं कि सोनपुर के सिंगराई मानकी के 12 गांव सिखों को दे दिए गए, वो भी उसकी अनुमति के बिना, और इसके विपरीत उसे गांव से निकाल दिया गया। उसकी 2 बहनों की बेइज्जत की गई। सिंहभूम के बंदगांव के सूर्य मुंडा की स्त्री का एक मुसलमान किसान ने अपहरण किया, उसकी बेइज्जती की। छोटे पुलिस अधिकारियों ने भी गलत व्यवहार किया। आदिवासियों की सभा बुलाने पर बिद्राई मानका को काफी सताया गया, उसके मवेशी छीन लिए गए। खुदाबख्श जमादार और जगन्नाथ व मासूम नामक सिपाहियों ने उसकी स्त्री की इज्जत लूट ली। जब्बर अली नामक एक सिपाही ने उसके भाई की हत्या कर दी। स्पष्ट है कि इन घटनाओं ने यहाँ के आदिवासियों के मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो असंतुष्ट की भावना को उत्पन्न किया, वह विद्रोह के कारण के रूप में देखा गया। शीघ्र ही इस विद्रोह ने एक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जहाँ तक इस विद्रोह के विस्तार की बात है, तो यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर खास में ही रहा। पलामू, सिंहभूम और मानभूम के हजारीबाग क्षेत्रों में इस विद्रोह के कुछ प्रभाव देखे गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने तत्परता से कार्य लेते हुए अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए इस विद्रोह को छोटा नागपुर में ही समाप्त करने का प्रयास किया और वे काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए। छोटा नागपुर के बाहरी अतिरिक्त क्षेत्र जैसे पलामू, सिंहभूम में इस विद्रोह का बहुत अधिक प्रभाव नहीं देखा गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने संसाधनों के द्वारा इस विद्रोह को काफ़ी हद तक दबा दिया। यद्यपि आदिवासियों के मन में असंतोष की भावना रही, परंतु वे ब्रिटिश सरकार की शक्ति से अधिक दिनों तक सामना नहीं कर सके और उन्होंने कालांतर में आत्मसमर्पण कर दिया और विद्रोह समाप्त हो गया। इस विद्रोह के जो परिणाम हुए वो अधिक महत्व रखते हैं। जैसे सबसे पहला कारण जनधन की क्षति। स्वाभाविक है कि जहां उपद्रव की घटना घटती वहां जनधन की काफ़ी क्षति होती है। इस विद्रोह में भी काफ़ी विद्रोही मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने बदले की भावना से कार्य लेते हुए आदिवासियों को काफ़ी सताया, उनके गांव जला दिए, कई आदिवासियों को मार दिया गया, जिसके कारण काफ़ी जनधन की क्षति हुई। ब्रिटिश सरकार के भी कुछ अधिकारी, कुछ सैनिक इस विद्रोह को दबाने में मारे गए।
विद्रोहियों ने भी कई घरों को, कई अनाज के कई भंडारों को बर्बाद कर दिया। इस विद्रोह के समय में कई सारे काफी धन और जन और धन की क्षति हुई। दूसरा परिणाम, आर्थिक जीवन को गति प्रदान करने का प्रयास किया गया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए विद्रोहियों से अन्य पशुओं को छुड़ाकर उनके सही मालिक तक पहुंचाने का प्रयास किया। यद्यपि आदिवासियों ने गैर आदिवासियों को उनकी संपत्ति लौटाने का विरोध किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसमें कड़ाई से कार्य किया और फौज को बुलाकर तथा मुंडाओं, मानकियों, जमींदारों की सहायता से गांव में स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। तीसरा कारण, अस्थायी चौकियों की स्थापना। नवस्थापित शांति को बनाए रखने के लिए अस्थायी फौज की स्थापना की गई। अस्थायी विभिन्न स्थानों जैसे बरकागढ़, तरहसी, मनातू, सतबरुआ, लोहरदगा, बड़कागढ़, तमाड़ के क्षेत्रों में अस्थायी चौकी की स्थापना की गई। पुलिस दल में वृद्धि, आवास निर्माण के लिए जो अनुमति प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर भी कई व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। समझौते के लिए अमीनों और दरोगाओं की नियुक्ति की गई। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी को रोक दिया गया। मारपीट के छोटे मोटे मुकदमों को पंचायत द्वारा निपटाने का आदेश दिया गया। अमीन और दरोगों को घूस लेने से मना किया गया। अब इसके आते हैं चौथे कारण में, तो ब्रिटिश सरकार ने दोबारा विद्रोह ना हो इसलिए विद्रोहियों के साथ एक व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत विद्रोहियों को एक बंदोबस्त स्वीकार करने के लिए कहा गया, जिसके अंतर्गत वे इस बात का आश्वासन देते हैं कि वे भविष्य में विद्रोह नहीं करेंगे और अपने क्षेत्र में किसी भी विद्रोही को संरक्षण नहीं देंगे। कंपनी की आज्ञा मानने, अपने गांव में डाकुओं को न घुसने देने, सभी अपराधों की सूचना पुलिस को देने का उन्होंने आश्वासन दिया। विद्राई मानकी जैसे विद्रोही नेता को चुरूट और एक पगड़ी देकर सम्मानित किया गया, माफ किया गया और उसके पुराने अधिकार भी सौंप दिए गए। इसके पांचवा कारण, राजाओं और जमींदारों को अधिकार सौंपे गए, क्योंकि स्वाभाविक था कि पुलिस के द्वारा ही सभी क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाने में ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन क्षेत्र के जो शासक थे, जो जमींदार थे, उनको पुलिस अधिकार प्रदान किया गया। जैसे छोटा नागपुर में पालकोट और निकटवर्ती परगने नागवंशी राजा का अधीन रखे गए। सोनपुर को गोविंदपुर के कुंवर के अधीन रखा गया। बसिया को वहां के कुंवर तथा बरवा को वहां के राजा के अधीन कर दिया गया। इन सबों को कहा गया कि वे उच्चस्थ अधिकारियों को अपने इलाकों में होने वाली घटनाओं की सूचना प्रदान करें। या उम्मीद की गई कि इलाकों में राजाओं, जमींदारों के प्रभाव होने से विद्रोही द्वारा लूटी गई संपत्ति खोजने में सुविधा होगी और समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव में कमी होगी। इस व्यवस्था के पीछे ब्रिटिश की एक और नीति थी कि वे चाहते थे, उनका यह मानना था कि स्थानीय राजाओं या जमींदारों को पुलिस व्यवस्था कार्य देने से ब्रिटिश सरकार पर इसके व्यय संबंधी खर्च पर कम बोझ पड़ेगा। वे कम खर्च में ही शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर पाने में सफल होंगे। इस व्यवस्था का छठा कारण, शासन व्यवस्था में परिवर्तन। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उत्पीड़ित लोगों को तत्काल एवं प्रभावी शासन प्रदान करने की दृष्टि से प्रस्ताव मांगे गए। 1833 ईस्वी में अधिनियम 13 के द्वारा छोटा नागपुर खास, पलामू, खड़गड़ी, रामगढ़ और कोरुंडा को भूतपूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर जंगल महाल, त्रिभुटी महाल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया, जिसे साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की संज्ञा दी गई। इस प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में कप्तान विल्किंसन की नियुक्ति की गई। तो स्टूडेंट, यह हमारा था कोल विद्रोह, जिसके कारणों और परिणामों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया।
उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आगामी परीक्षाओं में इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद।